let's move ahead and start with the question here. अब क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है in the expansion of this multinomial. Now that's not a binomial, but still I am taking it up because this question involves several many concepts here. इस क्वेश्चन की सहायता से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। कैसे इस तरह के क्वेश्चन, देखिए 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, नन ऑफ दीज तो कोई मतलब नहीं, ये 3 ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, आंसर मैच करे या ना करे, वो करेक्ट है इनकरेक्ट है इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो पर्पस है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है, रीजन आप समझ लीजिए, मल्टीनोमियल का जो आपका एक्सपेंशन है दैट इज नॉट इन अवर कोर्स, मोर देन 2 टर्म्स का एक्सपेंशन हमारे कोर्स में नहीं है बच्चों। लेकिन द थिंग्स व्हिच वी कैन हैंडल विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल, द थिंग्स व्हिच वी कैन हैंडल विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव, बस उनकी सहायता से जो जो हो सकता है, जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास अवश्य करेंगे। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस which of the following statements are correct or incorrect, whatever it is। तो देखिए आपका जो एक्सपेंशन है वो 2x minus 3y plus z raised to the power 10। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये आता है कि जब भी किसी भी एक्सपेंशन में अगर आपको सारे कोफिशिएंट्स जो उसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं, सारे कोफिशिएंट का सम चाहिए, तो तरीका बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल से पहले यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा एक आपका एक्सपेंशन है, माना ax plus by प्लस cz रेज टू द पावर n। अब इसके एक्सपेंशन में कई सारे टर्म होंगे, कितने होंगे ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है, ये भी यहाँ पे आएगा बट वो बाद में, ठीक है। तो अब उसको हम यहाँ पे देखिए, भाई एक्सपेंशन है, सीरीज का एक्सपेंशन है, मल्टीनोमियल का एक्सपेंशन है, तो एक सीरीज के फॉर्म में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं जो कोफिशिएंट्स हैं वो pi करके हैं, सो pi लेट्स से x रेज टू द पावर व्हाटएवर r1 y रेज टू द पावर r2 z रेज टू द पावर n माइनस r1 प्लस r2। पॉइंट ये है कि इन तीनों का देखिए जब भी आप n ब्रैकेट्स लिख के उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हर ब्रैकेट से एक टर्म उठेगा, और चूंकि सबकी पावर 1 है तो ओवरऑल इन तीनों के प्रोडक्ट में जो 3 टर्म है इनके पावर का सम n ही आएगा। तो एक तो बात ही हो गई। अब i गोज फ्रॉम व्हाटएवर टू व्हाटएवर, लेट्स से इट गोज फ्रॉम मे बी 0 टू कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स अभी मान लेते हैं, हमने मान लिया ये k टर्म्स है, ठीक है। अब आप समझें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है, यही तो हुआ ना, या और जस्ट अ मिनट यहाँ पे a भी छूटा हुआ है तो फिर ये हो जाएगा आपका a रेज टू द पावर या व्हाटएवर, सी दैट विल बी टेकन केयर हियर इटसेल्फ, वो यहीं पे केयर हो जाएगा। जो भी आपका a आता है या b की पावर आती है या c की पावर आती है, जो भी आता है उसका वी विल टेक केयर ऑफ इट हियर इटसेल्फ, वो इसी जगह हम लोग उससे निपट लेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पे कोफिशिएंट है वो pi ही है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली जब आपसे कहा जाए सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स जब कहा जाए तो एक्चुअली व्हाट दे वांट इन द क्वेश्चन इज समेशन ऑफ पी। अब आप ये बताएं कि यहाँ पे हम एक्स वाई जेड की जगह क्या वैल्यू रख दें कि ये सिर्फ और सिर्फ पी में कन्वर्ट हो जाए, सीरीज समेशन ऑफ पी में कन्वर्ट हो जाए। तो आंसर सिंपल है, यू ऑल नो इट, वी विल सब्स्टिट्यूट एक्स वाई एंड जेड ऑल बाय 1। तो सीधी सी बात है, जब भी किसी एक्सपेंशन में आपको सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट चाहिए, बायनोमियल अलजेब्राइक एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट चाहिए, तो आप एक्स वाई जेड को 1 रख दीजिए। तो द सेम इज द स्टोरी हियर, सो पुट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका यहाँ पे, सो दिस इज नथिंग बट so 2 minus 3 plus 1 raised to the power 10 and this is 0. So that means in the expansion of this multinomial the sum of all the coefficient is 0. So that's the first concept involved है। तो ये पहली चीज थी यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। पहले चलिए भी देख लेते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z is to the power 5। अगेन
आई एम नॉट कंसर्न राइट नाउ कि ये कैसे आई मीन कि इन जनरल कोफिशिएंट कैसे आएगा, आप हमें यहाँ पे तरीका समझें। आपसे कहा गया कि भैया एक्स स्क्वायर जेड वाई क्यूब रादर, सो इट्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड रेज टू द पावर 5, z रेज टू द पावर 5, इसका कोफिशिएंट चाहिए। तो अब आप ऐसे समझें कि आपने इसे लिखा 2x minus 3y and I suppose it's z plus z. How many times it has to be multiplied? So it has to be multiplied 10 times. So इसको अगर हम थोड़ी बार लिख लेते हैं बच्चों, थोड़ा धैर्य पूर्वक, 2x minus, तो ये हो गया मान लीजिए 10th ब्रैकेट हमने यहाँ लिख दिया। तो 10 बार मल्टीप्लाई करना, हमने 10 ब्रैकेट लिख दिए। अब आप ये समझें कि अगर हमें x स्क्वायर चाहिए तो हाउ विल यू गेट दैट? एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? जब आप देखिए 10 ब्रैकेट हैं एंड एज आई सेड कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग देम यू नीड टू पिक अप वन टर्म फ्रॉम ईच ब्रैकेट, एक टर्म एग्जैक्टली एक टर्म हर ब्रैकेट से उठेगा। अगर आपको एक्स स्क्वायर चाहिए इसका मतलब आपको 2x उठाने हैं। अगर आपको y क्यूब चाहिए इसका मतलब मान लीजिए आपने 2x एक यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया। आपको y क्यूब चाहिए तो आपने एक y यहां से उठा लिया, एक यहां से कहीं से उठा लिया और एक ये उठा लिया। बाकी कितने ब्रैकेट बचे? तो 2x में 2 ब्रैकेट गए, 3y के टर्म उठाने में 3 ब्रैकेट गए, बचे 5 ब्रैकेट। वहां से ऑब्वियसली अब z ही उठाएंगे, तो z रेज़ टू द पावर 5 अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 2 ब्रैकेट्स फॉर x? सो इट्स 10c2. Remaining brackets are 8, and in how many ways you can select 8 brackets, 3 brackets out of remaining 8 brackets. तो जो बचे हुए 8 ब्रैकेट थे उसमें से 3 ब्रैकेट उठाने के कितने थे? 8c3। अब बचे ब्रैकेट आपके 5 और 5 में से 5 ही उठने क्योंकि z z z वहीं से उठेगा। ठीक है, तो वो तो हो गया खत्म। अब ये हो गया तरीके इनटू every time you are picking x तो उसका कोफिशिएंट आएगा 2 square, isn't that? Every time you are picking y तो it will come along with the complete term minus times 3y, तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3 raised to the power 3 and the coefficient of z is 1, तो फिर वहां से कोई इसकी कोफिशिएंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। So how much is it? So let us evaluate it। तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 10 factorial over 2 factorial into 8 factorial into 8 factorial over 3 factorial into 5 factorial into 2 square into minus how much? 27। ठीक है, तो देखिए 8 factorial गया और 3 से ये 1 2 गया और ये 9 हो गया। ठीक है, और क्या बचा? तो 2 और है, तो ये भी 2 गया, वो भी 2 गया, तो ये हो गया -10 factorial over 5 factorial into 9. Is that the case? So -10 factorial into 9 over 5 factorial. बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब आपको इस एक्सपेंशन में कोई पर्टिकुलर अगर कोफिशिएंट चाहिए, सो दिस इज हाउ यू गेट इट। ये है तरीका, सीधा सा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट किसी भी एक्सपेंशन में, कैसे भी एक्सपेंशन में चाहिए, ये है तरीका आपके सामने, वो भी हो गया। अब आते हैं द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। कितने टर्म्स है इस एक्सपेंशन में? तो ये हो गया आपका 2x minus 3y plus z raised to the power 10. So number of terms which you have in this expansion. ठीक है, तो अब वो कितने टर्म हैं बच्चों? तो देखिए वो कैसे डिसाइड होगा, एज आई सेड कि चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि ये इसके में जो सीरीज आई, उस सीरीज में कोफिशिएंट तो चलिए पी हो गया, x रेज टू द पावर हमने a मान लिया, y रेज टू द पावर b मान लिया, z रेज टू द पावर c मान लिया। हमें ये पता है कि इस तरह के किसी भी एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स हैं वो होमोजीनियस टर्म्स होते हैं, मतलब सेम डिग्री के टर्म्स होते हैं और डिग्री है n। सो हियर दैट मींस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू n और पावर है 10, तो ये 10 होना चाहिए। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई विद वेरिएबल लाइक a b c, we have to find number of non-negative integral solutions here। तो इसमें कितने नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? जितने तरीके से a प्लस b प्लस c 10 हो सकता है, जहां पे a b c आपके निगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते, इट हैज टू बी होल नंबर, दे हैव टू बी होल नंबर्स एटलीस्ट। ठीक है, तो a b c होल नंबर्स हैं और जितने तरीके से ये सम 10 हो सकता है उतने ही कॉम्बिनेशन यहां बनेंगे, और जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ऑब्वियसली उतने ही टर्म बनेंगे बच्चों। हाँ या ना? अब छोटा सा एग्जांपल समझिए, x प्लस वाई होल क्यूब,
कितने टर्म, तो वहां पे दो हैं, वहां पे पावर x इंटू वाई, उनका जो पावर है उसका सम आपको कितना चाहिए, तो उसका सम आपको 3 चाहिए, तो 3 0 0 3 2 1 1 2 एंड दैट्स इट। ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटी, बस उसी तरह से आप यहां भी समझ लें। तो अब ये एक बात हो गई, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो यहां पे अब आगे क्या यूज करेंगे हम, यहां पे यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडेक्स, रादर यहाँ पे आई विल यूज द पावर माइनस एन हियर। ठीक है, तो ये पावर यहाँ पे माइनस एन लगा रहे हैं हम, so this is minus n, so how much is it, so this is 1 plus n times x plus n into n plus 1 x square by 2 factorial plus n into n plus 1 n plus 2, लिखते चले जाइए x cube by 3 factorial till infinity। जनरल टर्म क्या होगा समझ लीजिए, देखिए जो पावर है x रेज़ टू द पावर, अगर आपको 100 चाहिए तो आप n से लेकर n प्लस 99 तक जाएंगे। 100 टर्म्स जितनी पावर है उतने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टार्टिंग विद n हियर। ठीक है, तो अगर 100 पावर है तो 100 टर्म चाहिए, तो n प्लस 0 से लेकर आप n प्लस 99 तक जाएंगे, आपके 100 टर्म्स हो जाएंगे। मतलब यह है जितनी पावर है उससे एक कम आप ऐड कर दीजिए n में, और वहां तक प्रोडक्ट लिखते चले जाइए अपॉन 2 अपॉन n फैक्टोरियल, या जो भी पावर है अपॉन लाइक 100 है तो 100 फैक्टोरियल बच्चों। तो ये यूज करने वाले हैं, और कहां यूज करने वाले हैं, वो ऐसे यूज होगा कि हम मल्टीनोमियल लिखेंगे। ए की चॉइस क्या है, ए कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, ए वैल्यू 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, और डॉट 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 10 तक ले सकता है। तो आपने ए की चॉइस लिखी, तो आपने कहा भाई ठीक है, फॉर ए the choices are either a will take value 0 x raised to the power 0, जो यहां पे पावर है वो चॉइस है। ठीक है, डॉट 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 x रेज़ टू द पावर 10, लेकिन अगर हम x रेज़ टू पावर 11 लिख भी देते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहां से x रेज़ टू पावर 11 उठा भी लिया तो x, अगर हमने a को 11 रख भी दिया तो कोई सोल्यूशन थोड़ी मिलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सीरीज हमने लिख ली, जो कि इनफाइनाइट जीपी है, ये हो जाएगा 1 माइनस x रेज़ टू द पावर -1। सिमिलरली फॉर b द चॉइसेस आर, b के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही चॉइस हो जाएगा, तो 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 1, और फॉर c द चॉइस आर अगेन 1 माइनस x रेज़ टू द पावर -n। अब पावर, ये देखिए फिर से समझा रहे हैं, ये जो a b c की पॉसिबल वैल्यूज है वो पावर हैं, और हमें एबीसी का सम 10 चाहिए। तो पावर्स कब ऐड होती हैं, जब आप एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे जब आप तीनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर -1 होल क्यूब आ जाएगा। तो हाउ मच इज इट, सो 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर -3 आ जाएगा। अब इसके एक्सपेंशन में हमें कौन सा पावर चाहिए, एक्स रेज़ टू द पावर 10 चाहिए। कैसे, ऐसे समझिए, मान लीजिए यहां से आपने x रेज़ टू द पावर 5 उठाया, इसका मतलब आपने a की वैल्यू 5 असाइन की। यहां से आप मान लीजिए आपने x स्क्वायर उठाया, तो आपने b की वैल्यू 2 असाइन की, तो बचा यहां पे x क्यूब उठने के लिए c की वैल्यू 3 हो जाएगी, 5 + 2 + 3 10 हो गया। तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, और जब अलजेब्रा एक्सप्रेशन के टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगे, और पावर आपको कितना चाहिए 10। तो जितने तरीके से x रेज़ टू द पावर 10 आ सकता है, उतने ही तरीके से ये 3 नंबर का सम 10 हो सकता है। लेकिन इस एक्सपेंशन में जितने तरीके से x रेज़ टू द पावर 10 आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे सिर्फ 1 है, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 1 है, वैसे -1 है लेकिन 1 है, तो जितनी बार x रेज़ टू द पावर 10 ऐड होगा उतने ही, तो उसका मान लीजिए x रेज़ टू द पावर 10 आपने 20 बार ऐड किया, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया 20 टाइम्स x रेज़ टू द पावर 10। मतलब ये है कि जितनी बार x रेज़ टू द पावर 10 आएगा वही उसका कोफिशिएंट आपको नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन दे देगा। तो इसके एक्सपेंशन में व्हाट वी नीड हियर इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 10 शुड बी द आंसर। तो x रेज़ टू द पावर 10, अब देखिए यहीं पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे n कितना है 3, बाकी तो सब सेम है, यही स्टैंडर्ड आपका फॉर्म है जो यूज होता है। ठीक है, तो 3 into 4 कहां तक बच्चों, 5 into डॉट 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 3 + 9 12, तो 11 into 12 ओवर इट्स 10 फैक्टोरियल, x रेज़ टू द पावर 10 के नीचे 10 फैक्टोरियल आएगा। अब ये चूंकि आपकी जो ऊपर प्रोडक्ट की सीरीज है वो 3 से शुरू हो रही है, तो फैक्टोरियल बनाने के लिए हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 10 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 6 और ये हो गया 66।
So there are 66 terms in its expansion. तो यहाँ पे ये तीनों ही चॉइसेस सही थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है बच्चों, ठीक है। सो आई बिलीव ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो एक बार वापस इसे देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के भेजिएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है। एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स। बच्चों 15 सितंबर से ड्रॉपर्स के लिए नया बैच चालू हो रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। इंडिया की टॉप फैकल्टीज इस बैच में पढ़ा रही हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सारी नंबर 1 फैकल्टीज इस बैच में है। मैथ्स में आपको अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसके सर पढ़ाएंगे, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। और ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स की क्लासेस इसमें 16 सितंबर से स्टार्ट होंगी, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छे से वेल डिजाइंड कोर्स है, सब कुछ है इसमें, होमवर्क शीट है, पूरा स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ आपको दिया जाएगा, टेस्ट क्विजेस एवरीथिंग इज देयर। और बिल्कुल टाइम से ये कोर्स खत्म भी कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च के एंड तक हम इसको 100% फिनिश कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत कॉम्पैक्ट पढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक थोड़ी ज्यादा कर दी है हमने, ताकि बिल्कुल रिलैक्स में एक एक पॉइंट कवर करके पढ़ाया जाए। तो बच्चों ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बस 1 या 2 दिन ही बाकी है, 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, अनअकैडमी पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स इस वक्त चले हुए हैं। अगर आप आईआईटी में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 और 24 मंथ्स, यानी कि 1 साल या 2 साल का आईआईटी में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको साथ में, ठीक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड और यूपी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से उसका प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप आईआईटी के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या 2 साल का, उसके साथ आपको सीबीएसई का 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, समझ लीजिए जो बच्चों 50% की सेविंग है आपकी, ठीक है। और ये एक और ऑफर है, ठीक है ना, आईआईटी जेई का अगर आप 30 मंथ्स का नॉर्मल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको सीबीएसई का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पे फ्री मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, ठीक है ना, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है बच्चों। तो एज सुन एज पॉसिबल इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। So next question here is, tangents are drawn at random. Now that's obviously are drawn at random to a given circle in a plane. The probability that the circle is inscribed in the triangle formed by them is. अब क्वेश्चन को आप समझें कि tangents are drawn at a random to a given circle in a plane. Okay, the probability that the circle is inscribed in the triangle formed by them. So the question should be 3 tangents are drawn. So I am correcting it here. So the question must be the 3 tangents are drawn. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तो तभी बनेगा, उसके अंदर आपका सर्किल तभी आएगा, ठीक है। तो चलिए ये एक मिसिंग पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। सो 3 tangents are drawn at random to a given circle. तो एक सर्किल आपको गिवन है, तो आपने मान लिया ये एक सर्किल है। Now 3 tangents are drawn at random to it. ठीक है, अब आप ऐसे समझें, देखिए बहुत सोचने के बहुत तरीके हो सकते हैं इसमें, लेकिन the method which I zeroed on, because that method led me to the answer without any calculation. बाकी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें फंस रही थी, बहुत सारे केस आ रहे थे, ठीक है, तो वो फिर उन्हें काउंट करना और कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस है। So the method on which I zeroed on is, आप मानिए कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो 2 टेंजेंट। तो 2 टेंजेंट तो हमने फिक्स कर लिए, बिकॉज यू कैन ऑलवेज ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। 2 टेंजेंट तो है, ठीक है। अब देखिए बात समझिए, द प्रोबेबिलिटी दैट सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम, ट्रायंगल फॉर्म बाय देम, ठीक है, और सर्किल उसके अंदर होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से पास करता हुआ तीसरा टेंजेंट तो हो नहीं सकता, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट हो सकते हैं बच्चों। अब अगर हम तीसरे टेंजेंट की बात करें, तो वो पॉसिबिलिटी समझिए। देखिए ये केस हमने फिक्स कर लिया, क्यों? क्योंकि अब अभी आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। तो ये केस हमने फिक्स कर लिया। अब तीसरा टेंजेंट, या चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, या ऐसे बनेगा एक केस, या ऐसे बन सकता है,
दूसरा केस और तीसरा केस। क्या मतलब? दो केस तो होगा जब ये ट्रायंगल बना देंगे, दो ही केस हैं जब आपको ट्रायंगल बनेगा, एक जब सर्किल ट्रायंगल के अंदर और एक जब सर्किल ट्रायंगल के बाहर है, बस दो ही केस। तीसरा क्या केस? तो तीसरा केस ये होता है कि इसके पैरेलल हो टेंजेंट। चौथा केस कि इसके पैरेलल हो वो टेंजेंट। अब आप बताएं क्या पांचवा कोई केस संभव है? क्या पांचवा कोई केस संभव है? अब अगर कोई कहे कि नहीं हम तो दो टेंजेंट पैरेलल मान लेंगे, मान लीजिए ठीक है, एक केस है, तो वो भी यही इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि दो टेंजेंट तो पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। भाई आप कह सकते हैं ना कि अब एक्सटर्नल पॉइंट से पास करता हुआ दो टेंजेंट माना, हम यहां शुरू ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे पहले दो टेंजेंट पैरेलल है, तो वो भी यहां इंक्लूडेड है, दो टेंजेंट्स पैरेलल, तीसरा टेंजेंट पैरेलल हो ही नहीं सकता। किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो नॉन पैरेलल टेंजेंट और दो पैरेलल टेंजेंट, बस सारे केसेस यहां इंक्लूड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चार पॉसिबल केस हैं। There are four possible cases, out of which only one is favorable, and this is this one. जब आपका ये tangent बना, तो आंसर सामने है, ये हो गया आंसर। So it's a very small question, but I found to be very interesting. ठीक है, तो the way I could solve it, I found to be really interesting. So that's why I shared with you. तो एक छोटा सा interesting सा question था, तो ये हो गया आपका एक probability का question. Now let's move ahead and look at some other question. अगला question यहाँ पे है, let Pi where I goes from 1 to 3 till k be k integers for which the expression x square plus 3x plus 6 is a perfect square. ठीक है, तो pi मतलब k ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके लिए ये जो x square plus 3x plus 6 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, and if p of x is a polynomial of least possible degree which follow this condition. मतलब अगर हम x की जगह pi रखें, जब pi पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये 0 आएगा। लेकिन अगर हम x की जगह pi रखें, जब pi लेस देन 0 है, तो pi स्क्वायर आएगा। ठीक है, देन फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ x हियर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो अभी का मुद्दा है वो ये है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर for some integers, for some integral value of x. ये एक important point है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये सम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x के लिए से परफेक्ट स्क्वायर होना है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू एनालाइज कर लें, जिससे कि ये पता रहे कि भैया कहाँ से परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हम शुरू कर सकते हैं सोचना। तो मिनिमम वैल्यू आपको पता है ये ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, मिनिमम वैल्यू विल अकर एट द वर्टेक्स ओनली। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो हो जाएगा एट x इज इक्वल टू -3/2, और जब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 9/4 -9/2 प्लस 6, सो दिस इज लाइक -9/4 प्लस 6, तो ये 24, 15/4, तो ये मिनिमम वैल्यू है। चलिए खैर कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 15/4 से सिर्फ एक ही पहले परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज ये 3 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, तो उससे पहले एक ही परफेक्ट स्क्वायर है 1, जो कि वैसे भी सेटिस्फाई करता दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ओके लेट दिस बी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 भी परफेक्ट स्क्वायर 4। ये केस जब हमने यहाँ पे लिखा, तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, जो कि इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, -1 -2, जो कि दोनों इंटीग्रल है। तो मतलब x -1 -2 के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर 4 दे देगा। एक बात हो गई। अब अगर हम यहाँ पे लिखें ओके x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू अनदर परफेक्ट स्क्वायर, 4 के बाद 9 आता है, तो ये -3 आ जाएगा। सो एज यू कैन सी यू कांट लाइक फैक्टराइज इट विद इंटीग्रल रूट्स, इसके इंटीग्रल रूट्स नहीं है, तो कोई मतलब है नहीं इसका हमें, क्योंकि x की वैल्यू इंटीग्रल ही होनी है। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गई। अब इसके बाद एक और ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट कैन बी लाइक x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, और 25 इधर उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -19। ये भी नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस 3x लाइक दैट, यू ट्राई फ्यू ऑफ देम। सो next one is like I missed 16, isn't that? So I missed 16 here, just a minute बच्चों।
So this should be 16 and this should be 25 then. तो अगला है हमारा यहाँ पे 16, तो 16 के साथ ओके 16 के साथ आपको फिर से यहाँ पे रूट्स मिल रहे हैं x -5 और x इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज और इंटीग्रल पॉसिबल रूट्स मिल गए। 25 के साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप ट्राई करते जाएंगे 49 नहीं मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज आई सॉल्व्ड इट, तो आई फाउंड दीज आर 4 पॉसिबल वैल्यूज हियर। एक पॉजिटिव यहाँ पे एक इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स आई, जिसके लिए ये आपका क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर देगा, और बाकी ये 3 वैल्यूज और आई हैं। सो यू गॉट 4 वैल्यूज हियर। तो ऐसे 4 पी आई हैं, मतलब P1 P2 P3 P4। अब आते हैं इस पे, तो सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स को समझें। तो पहला स्टेटमेंट जो है बच्चों वो ये है P ऑफ पी आई। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है पॉलिनोमियल में जब हमने x की जगह पी आई रखा तो ये 0 आ गया, ठीक है। जब पी आई आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक ही रूट है और वो है 2। सो दिस इंप्लाई p पॉलिनोमियल ऑफ x व्हेन x इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 2 is equal to 0. So this imply x minus 2 is a factor of polynomial. ये पहला पॉइंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब x की जगह 2 रखने से पॉलिनोमियल आपका 0 हो रहा है तो x minus 2 is a factor, ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको ये दिया है, जब p में पॉलिनोमियल में आप x की जगह pi रख रहे हैं तो ये pi स्क्वायर के इक्वल आ रहा है जब pi आपका निगेटिव है। तो ऐसे कितने निगेटिव pi आए, तो आपके 3 आए, -1 -2 और -5। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स p ऑफ -1 जो है, तो या फिर अब हम अगर यहाँ पे लिखें p ऑफ -1 इज -1 होल स्क्वायर, p ऑफ -2 इज -2 होल स्क्वायर एंड p ऑफ -5 इज -5 होल स्क्वायर। नाउ व्हाट द आइडिया वी गेट फ्रॉम इट, यहां से क्या अंदाजा मिल रहा है? तो ये कंसेप्ट हम लोग पहले भी एक जगह डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो बच्चों। यहां से अंदाजा ये मिल रहा है कि अगर हम यहाँ पे इक्वेशन माने p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। सो इट हैज 3 रूट्स, इट हैज 3 रूट्स हियर। यहां पे इसके 3 रूट्स हैं, कौन कौन से? -1 -2 और -5, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन? दिस इंप्लाई इक्वेशन p ऑफ x minus x square has 3 roots here. So I'm putting this a here, so which is x plus 1, 3 roots, -1 -2 -5। तो 3 फैक्टर्स आपके मिल गए, x plus 2 into x plus 5, isn't that? अब देखिए फिर से वापस क्वेश्चन में आया। क्वेश्चन आपका ये बता रहा है कि इट हैज टू बी अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट पॉसिबल डिग्री। तो अब एक तो आपका ये फैक्टर आया, ठीक है, तो 1 डिग्री तो होनी, लेकिन उसके साथ साथ यहां पे आप देखिए ये क्यूबिक है इधर और ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसे 3rd डिग्री पॉलिनोमियल तो होना ही होगा। लीस्ट पॉसिबल है तो हम इसे 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल मान लेते हैं। I assume it to be a 3rd degree polynomial. So now I will say that let the polynomial be. हमने यहाँ पे polynomial अपना माना और वो ये एक just a minute बच्चों, एक बार थोड़ा सोच विचार कर लेते हैं कि polynomial क्या माना जाए। तो polynomial देखिए फैक्टर तो x minus 2 है ही, right? That's done, हो गया, ठीक है। एक्चुअली व्हाट अब पहले बता देते हैं हम क्या करने वाले थे। हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मानने वाले थे जहां पे हम इसे कहते हैं a टाइम्स x minus 2 into x square plus bx plus c। That was the polynomial which I was going to assume here। ये मानने आए थे, रीजन समझा देते हैं। x क्यूब का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे भी x क्यूब का कोफिशिएंट a है। बाकी भाई 2nd डिग्री हमें पता नहीं, बाकी x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का क्या है ये हमें नहीं पता। तो कंपैरिजन से फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते तो हो जाता। बट while solving the thing which struck my mind here is, देखिए यहां पे इसका x is equal to 2 हमें पता है इसका एक रूट है, x is equal to 2 पॉलिनोमियल का एक रूट है। तो और यहां पे एक ही अननोन है, there is only one unknown here and that is a। put here substitute x is equal to 2 here, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से हो गया, ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, a टाइम्स 3 into 4 into 7, isn't that? तो a आ गया आपका 4 से 4 कैंसिल, -1/21, ये आ गया a
और आ गया आपका पॉलिनोमियल। तो देखिए तो क्वेश्चन ही हो गया। तो पॉलिनोमियल इज a टाइम्स so -1/21 टाइम्स x plus 1 x plus 2 x plus 5 plus x square। अब आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। The question which I got was not exactly this, उसमें कुछ और भी थे कि इनके sum of coefficients का कुछ चाहिए था, but you can solve everything here with the, like when you know the polynomial you know everything and you can solve it very easily। ठीक है, so that was yet another question on algebra here।